हाय गाइस, मैं रितेश यादव ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस। आज हम सीखेंगे टेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल या समय। टेंस हमारा 3 टाइप का होता है। जो पहला टाइप होता है हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा आता है पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं भूतकाल हिंदी में। तीसरा आता है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्यकाल। अब प्रेजेंट के इसी टाइप से इनके 3 भेद होते हैं। प्रेजेंट के 3 भेद हैं और पास्ट के 3 भेद होते हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 3 भेद होते हैं। कुल मिलाकर टेंस बन जाता हमारा प्रकार लेकर 12 टेंस हो जाते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। जो हमारा पहला होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल। चौथा हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण तात्कालिक वर्तमान टेंस। इसी टाइप से हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 टाइप होते हैं। जो हमारा पहला टाइप आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में जिस समाज या जिस फैमिली से हम बिलोंग करते थे उसी फैमिली का नाम पहले आता है। इसलिए ये प्रेजेंट ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है तो इसका नाम पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो इंडेफिनिट है कहा जाए इनका ही क्या है, ये लड़का है तो इनके पिता का नाम पहले आता है तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फैमिली में आएंगे तो बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बात करते हैं आप पास्ट टेंस की।
अब बात करते हैं पास्ट 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 इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा बन जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा होगा इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सामान भूतकाल। इसे इसी प्रकार से बोला जाता है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। चौथा बनेगा पूर्ण तात्कालिक भूतकाल। अब इसी प्रकार देखेंगे फ्यूचर टेंस के टाइप्स। फ्यूचर टेंस के टाइप्स। पहला इसका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये इस प्रकार से फ्यूचर टेंस के टाइप्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसी क्रम से हम एक एक करके सभी के बारे में सीखेंगे। अभी तक का हम नाम के बारे में सीखे। अब आगे बढ़ेंगे तो इसके प्रेजेंट के पूरे फैमिलियर के बारे में सीखेंगे। तो ऐसे उसे कंप्लीट करके पास्ट में आते हैं। पास्ट के सारे फैमिलियर के नाम सीखेंगे, फैमिली के बारे में सीखेंगे। उसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में। तो बात अब करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान वर्तमान समय में जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। अब बात करते हैं इसकी पहचान। इंट्रोडक्शन, जिस वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ते है, ते हो, ता हूं आदि शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान समय में आदत शो करता है, हैबिट, जो काम प्रेजेंट टाइम में अभी काम चल रहा है उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, होते हैं डू डज। डू डज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। अब इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में वर्ब की या मेन वर्ब जिसे कहें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, या इसमें देख लेते हैं कि किसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं, किसके साथ डज का प्रयोग। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। आई यू वी दे आर प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसकी पहचान के लिए वर्ब के एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। यस या ईएस इसलिए लगाया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब भी हमारी कैसे होने चाहिए? एक वचन होनी चाहिए। जितनी वर्ब आपकी बुक में दी गई है, जैसे गो हो गया, टेक हो गया, ब्रिंग हो गया, वॉथ हो गया, ये सारा हमारे वर्ब क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ा जाता है। वर्ब में यस या ईएस लगाकर इसे सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट में यस या ईएस लगाने से सब्जेक्ट बन जाता है आपका प्लूरल। तो अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला इसका सीखेंगे, स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म
प्लस यस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस यस या एस प्लस कर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मैं घर जाता हूं। जो पर्सन सब वाक्य में आपके या सेंटेंस में काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहा जाता है। या कहीं आप किसी प्रोग्राम या फंक्शन में देखें जो पर्सन कार्य करता उसे बोला जाता है कार्यकर्ता। तो यहाँ देखते हैं इस सेंटेंस में मैं घर जाता हूँ, क्या होगा भैया, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। तो कौन यहाँ घर जा रहा, कौन शब्द लगाने से आपको सब्जेक्ट का बोध होता है। तो कौन जाता है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, सब्जेक्ट आपको पता चल गया, मैं सब्जेक्ट आपको मिल गया आई जेट। अब इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब क्रिया। कहां शब्द लगाने से आपको या क्या शब्द लगाने से क्या मिल जाता है, आपको क्रिया का पता चलता है, क्या कर रहे हैं। अगर कहां शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है वाक्य में तो आपको पता चलता है ऑब्जेक्ट का ज्ञान बोध होता है। तो क्या कर रहे हैं, जा रहे, जाना क्या होता है, गो। बहुवचन है, बहुवचन के साथ यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या इस नहीं लगाया जाता है, केवल एक वचन कर्ता के साथ यस या इस लगाया जाता है। तो ये आपका आई क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ केवल कौन से फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या इस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, आई गो टू होम या हाउस लिख सकते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। राम अपने घर या कह दिया जाए राम अपना कार्य पूरा करता है। राम अपना कार्य पूरा करता है। राम अपना पूरा कार्य करता है। तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट यहाँ क्या दिया गया है, कौन अपना कार्य पूरा करता है। कौन शब्द अभी बताए, सेंटेंस में आपको कौन शब्द लगाने से किसका बोध होता है, सब्जेक्ट का बोध होता है। तो कौन शब्द लगाने से आपको क्या आंसर मिल रहा है, उत्तर जो मिलता है वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो राम कौन अपना सब्जेक्ट पूरा करता है या काम अपना कार्य पूरा करता है, राम। सब्जेक्ट आपको क्या मिल गया, राम। हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहे हैं, पूरा करना। पूरा करना क्या हो जाएगा, या करना डू, या लिख सकते हैं कंप्लीट वर्क या होमवर्क लिख सकते हैं। होमवर्क या वर्क लिख सकते हैं। सॉरी, एक वचन करता है, राम कंप्लीट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम कंप्लीट्स। राम अपना कार्य पूरा करता है। राम कंप्लीट्स वर्क या होमवर्क। अब आगे इसी टाइप से एग्जांपल देखेंगे। तीसरा एग्जांपल हमारा आता है, शीला
अच्छा गाना गाती है। शीला अच्छा गाना गाती है। अब सब्जेक्ट कौन अच्छा गाना गाती है? शीला। शीला आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट शीला, उसके बाद वर्ब क्या कर रहे हैं? गाते हैं। गाते क्या होता है? सिंग। तो शीला एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाया जाता है। कब यस का प्रयोग करते हैं, कब ईएस का प्रयोग करते हैं? जब आपका वर्ब, जब वर्ब के अंत में वावेल का अक्षर हो तो एएस का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ अगर वर्ब का आपका लास्ट अक्षर क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट रहेगा तो यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ शीला आपका एक वचन है। सिंग्स है, सिंग में लास्ट वावेल आपका लास्ट अक्षर क्या है? जी है। जी जो कि आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यस का प्रयोग करेंगे। अगर वावेल रहेगा तो ईएस का प्रयोग करेंगे। सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेट। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं एग्जांपल। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन क्रिकेट खेलता है? हम। सब्जेक्ट आपको मिल गया क्या? हम के अंग्रेजी क्या होते हैं? वी। उसके बाद क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलना क्या होता है? प्ले। वी आपका क्या है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्ले, क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सॉरी, देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे फार्मूले की, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। बात की थी इसमें जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई एक से ज्यादा पर्सन हो जाए या आई, यू, वी, दे, आर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की, फार्मूला जिसे हम कहेंगे। फार्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज, जस्ट उसी के बाद लगाएंगे नॉट, क्योंकि नकारात्मक सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में वाक्यों के बीच में कहीं ना कहीं आपको नॉट जरूर मिलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होगा नकारात्मक का फार्मूला। अब एग्जांपल देखेंगे। वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट आपको क्या दिया गया है? वे की अंग्रेजी होती है दे। क्या होती है? दे। दे आपका क्या है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं।
डू के जस्ट बाद किसका यूज करेंगे? नॉट का। नॉट लगा दीजिए। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं, लिखना। लिखना क्या होता है? राइट। राइट क्या लिख रहे हैं? एक पत्र, अ लेटर। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। माताजी, माताजी उपन्यास, माताजी उपन्यास नहीं पढ़ती हैं। माताजी उपन्यास नहीं पढ़ती हैं। क्या हो जाएगा? माताजी उपन्यास नहीं पढ़ती हैं। तो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा माताजी। कौन उपन्यास नहीं पढ़ते हैं? माताजी। आपका सब्जेक्ट हो गया। द मदर, एक वचन, तो किसका प्रयोग करेंगे? डज का। डज नॉट, डज नॉट क्या कर रहे हैं? पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? रीड। क्या नहीं पढ़ रहे हैं? उपन्यास। उपन्यास का क्या होता है? द नॉवेल। उपन्यास का क्या होगा? नॉवेल। द नॉवेल। ये हमारा बन गया सेंटेंस नेगेटिव का। ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरे की बात करते हैं। रवि सड़क पर नहीं दौड़ता है। रवि सड़क पर नहीं दौड़ता है। रवि सड़क पर नहीं दौड़ता है। तो सब्जेक्ट, कौन सड़क पर नहीं दौड़ता है? कौन नहीं दौड़ता है? रवि। क्या दिया गया है आपको? सब्जेक्ट रवि। तो सब्जेक्ट आपको मिल गया क्या? रवि। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। डू डज में से कोई एक, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपको क्या दिया गया? रवि। रवि क्या है? एक वचन है। एक वचन कर्ता के साथ किस, कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया? डज का। उसके जस्ट बाद क्या यूज करते हैं? नॉट। क्या यूज करेंगे? नॉट। अब उसके बाद देखते हैं वर्ब। वर्ब, रवि क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ना। दौड़ना क्या होता है? रन। अब कहां दौड़ रहा है रवि? रोड पे। तो रोड पे दौड़ रहा है, तो उसी जस्ट क्या है? सरफेस पे टच करेगा ना। जब सरफेस से टच करता है वहां प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन। ऑन द रोड। ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। मोहन मोहन टीवी नहीं देखता है। मोहन टीवी नहीं देखता है। तो सब्जेक्ट, कौन टीवी नहीं देखता? मोहन। सब्जेक्ट आपको क्या बताएं? कौन शब्द लगाने से आपको किसका, कौन सब्जेक्ट का बोध होता है? अगर प्रश्न जो आपको दिया गया उसमें कौन शब्द यूज करके प्रश्न किया जाता है, तो आपको जिसका बोध होता है वो आपका होता है, उत्तर मिलेगा, वो होगा आपका सब्जेक्ट। मोहन, मोहन, मोहन आपका क्या है? एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। डज नॉट। वर्ब, देखना क्या होता है? वॉच। वॉच क्या नहीं देगा? टीवी। ये हमारा हो गया ट्रांसलेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, इसे रोकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।